नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दानिल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में, लीला फर्नांडिस हुई उलटफेर का शिकार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे क्रिकेट मैच कल। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे मैच में कल भारत की टक्कर आयरलैंड से, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की बने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। मेलबर्न में वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में रोमांच बढ़ता जा रहा है। आज क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं धर्मेंद्र। नोवाक जोकोविच की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे रूस के दानिल मेदवेदेव दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने स्विट्जरलैंड के हेनरी लाक्सोनेन को 6-1, 6-4, 7-6 से हराया। पांचवीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रोबलेव भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने जी मेजर को 6-3, 6-2, 6-2 से मात दी। 13वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने पहले दौर में काजिनोविच को 6-3, 6-4, 7-5 से शिकस्त दी। 15वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता अगुट ने ट्रेवा गलिया पर 7-6, 6-4, 5-7, 7-1 से जीत दर्ज की। 27वीं वरीय मारिन सिलिच भी गोमेज को 6-3, 6-1, 6-2 से हराकर पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रहे हैं। महिला सिंगल्स में बड़े उलटफेर में कनाडा की यूएस ओपन 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली लीला फर्नांडिस पहले दौर से बाहर हो गई हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की गैर वरीयता प्राप्त मैडिसन इंग्लिस ने 6-4, 6-2 से हराया। पेत्रा क्विटोवा को भी पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। अन्य मुकाबलों में पूर्व चैंपियन सिमोना हालेप ने एक तरफा अंदाज में मगदलेना फ्रेक को 6-4, 6-3 से हराकर मैच अपने नाम किया। 7वीं वरीयता प्राप्त ईगा स्वीटेक ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और अपनी प्रतिद्वंदी हैरी डार्ट को लगातार सेट में 6-3, 6-0 से हरा दिया। 6ठी वरीयता प्राप्त एनेत कोंतावेत ने सिनियाकोवा को 6-2, 6-3 से हरा दिया। पूर्व चैंपियन और तीसरी वरीयता प्राप्त गैब्रीन मुगुरुजा ने क्लारा बुरेई को 6-3, 6-4 से पराजित किया। 19वीं वरीयता प्राप्त एलिक मर्टेस ने वेरा ज्वेनरेवा को 6-4, 7-5 से शिकस्त दी। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, पहले दौर के मुकाबले चल रहे हैं लेकिन जोकोविच नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में नडाल और मेदवेदेव दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें खिताब का दावेदार माना जा रहा है। कल नडाल ने जीत के साथ शुरुआत की और आज मेदवेदेव। जी हां, बिल्कुल। मेदवेदेव से काफी उम्मीदें हैं। यूएस ओपन का टाइटल इन्होंने जीता, दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। जोकोविच नहीं है तो इनको प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। लेकिन देखिए, तीसरे सेट में जो हेनरी के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा उन्हें टाई ब्रेकर में। लेकिन वहीं एंडी मरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंडी मरे ठीक है, इंजरीज के बाद कई तरह की इंजरीज उनको हुई, उसके बाद वो लौटे हैं और जिस तरह से बासिल शिवली के खिलाफ उन्होंने मुकाबला किया, पहले ही मैच में 5 सेटर रहा उनका वो मुकाबला और उसमें अच्छी सर्विस के लिए उनको जाना जाता था शिवली को। उनके खिलाफ उन्हें जूझना पड़ा है। तो कई बार जो है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, अगर पहले राउंड में उनको बहुत कड़ी टक्कर मिलती है तो उनको बहुत अच्छा अभ्यास भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है मरे की चुनौती को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। महिला सिंगल्स की बात करें, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स दोनों नहीं खेल रही हैं। ऐसे में एक बार फिर ड्रॉ खुल गया है। आज जो मुकाबला हुआ, लीला फर्नांडिस, एक चौंकाने वाला परिणाम। जी हां, बिल्कुल। और काफी उम्मीदें भी थी उनसे। और दरअसल कोविड के दौरान कई मुकाबलों में कई प्रतियोगी उतरे नहीं हैं, तो बहुत ज्यादा मौजूदा स्थिति क्या है, प्लेयर की कितनी फॉर्म में है, उसका बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मुझे सिमोना हालेप से काफी उम्मीदें हैं। वन साइडेड मुकाबला उन्होंने जीता और महिलाओं के कई मुकाबले आज ज्यादातर जो है वन साइडेड हुए हैं, सिवाय एक सोफिना केनिन जो कि 13वीं वरीयता प्राप्त हैं। उन्हें अपने ही देश की खिलाड़ी मेडिसन से हार का सामना करना पड़ा। जबकि पिछले हफ्ते एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय ओपन खिताब जीता था मेडिसन ने। तो इस तरह से मुकाबला काफी खुला है महिलाओं का भी। जी हां, बिल्कुल। अभी पहले दौर के मुकाबले चल रहे हैं और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होने के बाद फ्रेंच ओपन से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।
फ्रांस के खेल मंत्रालय ने कहा है कि खिलाड़ियों का टीकाकरण होना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि रविवार को फ्रांस की संसद ने नए वैक्सीन पास को मंजूरी दी है। ये प्रतिबंध अगली सूचना तक खिलाड़ियों और विदेश से आने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। बहुत संक्षेप में मनोज जी, याद नहीं आता कि कोई खिलाड़ी खेल से अलग और फिक्सिंग के अलग किन्हीं और कारणों से इतनी चर्चा में रहा हो। जी हां, बिल्कुल, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि जोकोविच जिस तरीके से विवादों में आए हैं और सबसे बड़ी बात है वो कोविड पॉजिटिव थे, इस बात के भी पुख्ता प्रमाण है। और उसके बाद वो कई पत्रकारों के भी संपर्क में थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए और उसके बाद फेडरल कोर्ट ने किस आधार पर उनको उनका जो वीजा खारिज होने वाला जो मामला था उस पर उनको रियायत दी, बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन अब क्योंकि जोकोविच नहीं है तो मुझे लगता है बाकी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स भी हैं, वहां पर भी सख्ती बरती जा रही है और फ्रेंच ओपन में तो अभी से आयोजकों ने उन्हें इत्तला भी कर दिया है कि वो किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वाले नहीं हैं। भारत सहित दुनिया भर के खेल प्रेमियों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर नोवाक जोकोविच कोविड टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ जोकोविच देंगे और कब देंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। टेनिस के बाद बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा चोट के कारण टीम से बाहर हैं। लोकेश राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। पहले मैच में राहुल और शिखर धवन की जोड़ी बतौर सलामी बल्लेबाज के लिए उतर सकती है। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर पर जिम्मेदारी होगी। विराट कोहली 2017 के बाद पहली बार टीम इंडिया के कप्तान नहीं होंगे। ऐसे में उनका पूरा फोकस अपनी बल्लेबाजी पर होगा। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद भी होगी। बतौर स्पिनर आर अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल नजर आ सकते हैं। तेज गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया जा सकता है। दीपक चहर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर मेजबान टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ इस मैच में उतरेगी। कोहली के एरा के बाद अब भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। राहुल और राहुल, 2 राहुल हैं जिनकी जोड़ी कल क्या कमाल करेगी। देखिए, केएल राहुल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही साफ कर दिया है कि वो इस मैच में 2 स्पिनर खिला सकते हैं। तो साउथ अफ्रीकी जमीन पर 2 स्पिनर खिलाना, हम तो उसको लग्जरी मानते हैं। हालांकि वहां की विकेट थोड़ी सी, पर्ल की जो विकेट है वो बहुत धीमी विकेट है, सपाट विकेट है और अनप्रेडिक्टेबल है। यहां पर श्रीलंका की टीम 42 रन पर आउट भी हुई है और यहां 350 का स्कोर भी खड़ा हुआ है। तो उसके बारे में कोई भविष्यवाणी आप कर नहीं सकते। और उन्होंने एक छठे बॉलर की संभावना से इंकार नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है वेंकटेश अय्यर के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेंकटेश अय्यर के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और सवाल है मनोज, वो ये है कि विराट कोहली पर कितना दबाव होगा। मुझे लगता है वो बिना किसी दबाव के खेलेंगे क्योंकि अब कप्तानी का कोई उन पर बोझ नहीं है। और जिस तरीके से वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अब जो टेस्ट क्रिकेट देखें आप तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सभी खिलाड़ी संघर्ष करते हुए दिखे, लेकिन ये खिलाड़ी खूंटा गाड़कर खेला। और इससे पहले भी हमने देखा कि गेंद को मिडिल करते हैं, एक खराब गेंद से इनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन इन्हें आउट ऑफ फॉर्म तो मैं कतई नहीं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि अब कप्तानी का बोझ नहीं है। तमाम बीसीसीआई के विवाद अब सब हाशिए पे चले गए हैं। तो इस वक्त वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे अपनी बल्लेबाजी पर। और हर कोई उनको जो पिंक बॉल टेस्ट के बाद लंबा वक्फा हो गया, लंबा समय हो गया है उनको सेंचुरी लगाते हुए देखना, अब वो मुझे लगता है वो घड़ी आने वाली है। अगर विराट कोहली इन 3 मैचों की श्रृंखला में बतौर बल्लेबाज फेल होते हैं तो उनके करियर पर भी सवालिया निशान। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे कैलिबर के खिलाड़ी को कोई सिलेक्टर्स को प्रभावित करने की कोई जरूरत आए या ऐसी दिक्कत आए। वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना समय समय पर प्रूव भी किया है। और इस सीरीज में भी बेशक भारत टेस्ट सीरीज हारा है, उसके कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाजी में आज भी उतना ही दम है। क्योंकि दरअसल हमें भी आदत पड़ गई है, हर बार हम उनको सेंचुरी बनाते हुए देखना चाहते हैं। उनसे बहुत बड़ी पारी की हम हमेशा उम्मीद करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होता कई बार बहुत बड़े खिलाड़ियों से। सचिन तेंदुलकर भी हर बार नहीं अच्छा खेल पाते थे। तो मुझे लगता है विराट कोहली पर को थोड़ा समय दीजिए और कोई दबाव जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको बड़े रन बनाते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। 2019 के बाद विराट के बल्ले से कोई शतक नहीं आया है और यही खेल प्रेमियों को खल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये 3 वनडे मुकाबलों में विराट खुलकर खेलेंगे और खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शतक जरूर लगाएंगे।
रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के दूसरे मैच में कल आयरलैंड से खेलेगी। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराने के बाद भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। आयरलैंड के खिलाफ उसका पलड़ा भारी होने की उम्मीद है। आयरलैंड ने अपने पहले मैच में युगांडा को 39 रन से हराया था। शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज और कप्तान यश धूल को अपनी टीम से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी की बात करें तो बाएं हाथ के स्पिनर विकी ओस्तवाल और तेज गेंदबाज राज बाबा पर एक बार फिर सबकी नजर होगी। जिस ढंग से टीम का प्रदर्शन पहले मैच में था, यहां आसान जीत की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की टीम है आयरलैंड की। अगर देखा जाए उसका अब तक का ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें तो 2010 में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और उसमें वो 10वें स्थान पर रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टीम में कितनी लियाकत है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम जिसने बहुत टैलेंट दिया है, सीनियर में काफी खिलाड़ी हमारे जूनियर से तैयार होकर निकलते हैं, तो एक तरह से युवा खिलाड़ियों की एक अच्छी खोज साबित होगा ये टूर्नामेंट। और आयरलैंड के खिलाफ जीत हार तो खैर इस पर विश्लेषण करना भी बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि जैसा आपने राज बाबा का जिक्र किया, उन्हें कोई पहले जानता नहीं था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं विकी, उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 5 विकेट चटकाए। तो अब इस तरह के टैलेंट अगर सामने आते हैं तो उन पर नजर जरूर रहेगी और हर मैच में हर कोई उनसे उम्मीद करेगा कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहें। मनोज, एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, क्या इन खिलाड़ियों पर आईपीएल ऑक्शन का भी दबाव होगा कि अगर यहां पर बेहतर प्रदर्शन करें तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजियों की नजर में आ सकते हैं? निश्चित तौर पर इस वक्त, क्योंकि ये ऑक्शन बिल्कुल आने वाले हैं और हर कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक तरह से मनोबल बढ़ाने वाली चीज है। मैं तो समझता हूं कि आईपीएल अगर आपको आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये तो आईपीएल के लिए बहुत अच्छी बात है। जी हां, बिल्कुल। कल क्या होगा इस मुकाबले का परिणाम हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज जहां कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की, वहीं कुछ खिलाड़ियों का सफर चोट के कारण आगे नहीं बढ़ सका। रिपोर्ट के साथ हैं चंद्रिका जोशी। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त प्रणॉय ने यूक्रेन के डेनिलो बोस्नियुक को 21-14, 21-18 से हराने में सिर्फ 36 मिनट का समय लिया। दूसरे दौर में उनका सामना प्रियांशु राजावत से होगा। प्रियांशु को पहले दौर में राहुल यादव के खिलाफ वॉकओवर मिला। 4थी वरीयता प्राप्त समीर वर्मा को आयरलैंड के नहाट न्यूगेन के खिलाफ मैच के बीच में ही रिटायर हर्ट होना पड़ा। समीर ने पहले गेम के दौरान पिंडली में दर्द के कारण मैच से हटने का फैसला किया। उस समय वे 2-7 से पीछे चल रहे थे। शुभंकर डे को भी चोट के कारण कार्तिकेय गुलशन कुमार के खिलाफ अपने मैच को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उस समय वे शुरुआती गेम में 2-9 से पीछे थे। महिला वर्ग की बात करें तो अश्मिता चालिहा ने पहले दौर में मालविका बंसोड़ को वॉकओवर दिया, जबकि आकर्षी कश्यप ने मुग्धा अग्रे को 21-13, 21-14 से और अनुपमा उपाध्याय ने ऋतुपर्णा दास को हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु कल भारत की ही तान्या हेमंत के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। लंदन खेलों की कांस्य पदक विजेता 4थी वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल पहले दौर में चेक गणराज्य की तेरेजा स्वाबिकोवा से खेलेंगी। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्स स्कैन। पुरुष वर्ग में आशा के अनुरूप परिणाम रहे। महिला वर्ग की बात करें तो अश्मिता चालिहा से उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में वो कड़ी टक्कर देंगी। आज उनको पहले दौर में बाई मिली है। मुग्धा अग्रे, जो एक और नाम बैडमिंटन सर्किट में उभर कर सामने आ रहा है, आज उन्हें हार मिली है। जी हां, बिल्कुल। जब भी कभी भारतीय महिला बैडमिंटन की बात होती है तो पीवी सिंधु और साइना तक ही गाड़ी अटक जाती है, उसके आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। तो कोई खिलाड़ी आता है, बेशक वो हारता हो, संघर्ष करके हारता हो, या फिर कोई खिलाड़ी अगर जीत दर्ज करता है तो उसके मायने काफी अधिक होते हैं और हर किसी की नजरें उस पर टिकना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि पुरुषों में तो हमने देखा किदाम्बी श्रीकांत से लेकर एचएस प्रणय और समीर वर्मा और लक्ष्य सेन, कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं जो निरंतरता है जिनके प्रदर्शन में, और जो टॉप 50 में थे 8-10 खिलाड़ी भारत के,
वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि उसमें 1 या 2 खिलाड़ी नहीं भी चल पाते तो 1-2 और नए युवा खिलाड़ियों का पदार्पण होता है, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा साइन है। और मैं कहूंगा कि एचएस प्रणय, जो कि इंडिया ओपन में लक्ष्य सेन से हारे थे पिछले हफ्ते ही, तो अब उन्होंने जिस तरीके से अपनी फॉर्म को पाया है, यूक्रेन के खिलाड़ी डैनिलो को पराजित किया, प्रियांशु से उनका मुकाबला है, तो यहां पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा प्रणय को के पुराने रिदम में आने के लिए। हम चाहेंगे कि वैसा ही फॉर्म वो बरकरार रखें। जी हां, बिल्कुल। कल सबकी नजरें टिकी होंगी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल पर। पीवी सिंधु यहां पर अपना खिताबी सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया ओपन में वो सफल नहीं हो पाई थीं। कल क्या कुछ होगा सैयद बैडमिंटन टूर्नामेंट में, हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से जरूर बताएंगे। पोलैंड और बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। वहीं महिला खिलाड़ियों में एलेक्सिया पुटलेस को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के अलावा मिस्र और लिवरपूल के मोहम्मद साला का भी नाम था। लेवेंडोस्की ने दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार अपने नाम किया। महिलाओं में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस और जेनिफर हार्मोसो के साथ चेल्सी की खिलाड़ी सैम केर पुरस्कार की दौड़ में शामिल थीं। पुटलेस ने पिछले महीने महिलाओं का बैलन ड'ओर जीता था, जिसमें हार्मोसो दूसरे और केर तीसरे स्थान पर रही थी। मनोज, जब भी विश्व पटल पर फुटबॉल की बात होती है, मेसी और रोनाल्डो तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन लेवेंडोस्की बहुत शांति से बायर्न म्यूनिख के लिए काम करते हैं, एक पर एक खिताब दिलवा रहे हैं और ये पुरस्कार उसी की तस्दीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका तालमेल बहुत ही अच्छा होता है, और न सिर्फ वो गोल करने के लिए, खासकर लेफ्ट फुटर का जो जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा देखते ही बनता है, और लेकिन तालमेल उनका जो है बाकी खिलाड़ियों के साथ, वो उनको बिल्कुल, मैं समझता हूं आज के युग के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग साबित करता है। जी हां, बिल्कुल। और यही कारण है कि जो बायर्न म्यूनिख की टीम है वो जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन कर रही है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के दिग्गज खिलाड़ी फ्रांसिस्को पैको गेंटो ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। गेंटो ने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गेंटो के नाम 23 ट्रॉफियों का क्लब रिकॉर्ड था, जो 50 से अधिक वर्षों तक था। लेकिन रविवार को रियल मैड्रिड के कप्तान मार्सेलो ने सुपर कप का खिताब जीतने के साथ ही उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गेंटो फुटबॉल के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार यूरोपीय कप जीता। उन्होंने साल 1953 से 1971 के बीच क्लब का प्रतिनिधित्व किया था। रियल मैड्रिड में उन्होंने अपने 18 सीजन में 6 यूरोपीय कप के अलावा 12 ला लीगा, 2 स्पेनिश कप, 1 इंटरकॉन्टिनेंटल कप, 1 मिनी विश्व कप और 2 लैटिन कप भी जीता। उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 600 मैच खेले और इस दौरान 182 गोल किए। रियल के समर्थकों ने और पूरी दुनिया के फुटबॉल जगत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन समिति ने बताया है कि ओलंपिक खेलों के टिकट आम दर्शकों को नहीं बेचे जाएंगे, केवल चुनिंदा दर्शकों को ही आमंत्रित किया जाएगा। 4 फरवरी को ओलंपिक खेलों के शुरू होने के 3 सप्ताह पहले तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ये जानकारी दी गई है। ऐसे में टोक्यो के बाद पेइचिंग लगातार दूसरा ओलंपिक खेल है जो बिना दर्शकों के खेला जाएगा। चीन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए सुरक्षित खेल पहली प्राथमिकता हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के जीरो कोविड नीति के अंतर्गत बंद व्यवस्था के अनुसार होगा। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच चल रहा है। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए हैं और ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका की टीम ने 12 ओवर और 1 गेंद पर 3 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। समय कम है मनोज, मैच की परिस्थिति को देखते हुए क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, जिम्बाब्वे ने का 300 स्कोर खड़ा करना और वो भी श्रीलंका के अच्छे अटैक के सामने अपने आप में काबिले तारीफ है। और उसके बाद 3 विकेट झटके हैं केवल 12 ओवर के खेल में, तो ये यही दर्शाता है कि जिम्बाब्वे को आप बिल्कुल पुराने वाला जिम्बाब्वे मत समझिए, अब जिम्बाब्वे में नई स्फूर्ति पैदा हो गई है। जी हां, बिल्कुल। देखना है कि श्रीलंका के बल्लेबाज किस तरह से वापसी करते हैं। मनोज, समय नहीं है स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।